नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है अंकुर फार्मासिस्ट चैनल में। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 101% पेपर में आएंगे। मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊँगा। आप मेरे अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। अंकुर फार्मासिस्ट 6 नाम से मेरा चैनल है, उसको भी फॉलो कर लें और दोस्तों को शेयर करें। पहला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या हैं? पिट्यूटरी ग्रंथि के विभिन्न स्रावों का वर्णन करें। अंतःस्रावी तंत्र कई अंगों से बना होता है जिन्हें ग्रंथियाँ कहा जाता है। आपके पूरे शरीर में स्थित ये ग्रंथियाँ हार्मोन बनाती हैं और स्रावित करती हैं। हार्मोन ऐसे रसायन होते हैं जो रक्त के माध्यम से अंगों, त्वचा, मांसपेशियों और अन्य ऊतकों तक संदेश पहुंचाकर शरीर में विभिन्न कार्यों का समन्वय करते हैं। ये संकेत शरीर को बताते हैं कि क्या करना है और कब करना है। अंतःस्रावी तंत्र ग्रंथियों नामक अंगों से बना होता है। ग्रंथियाँ विभिन्न हार्मोन से उत्पादन और स्रावित करती हैं जो शरीर में विशिष्ट चीज़ों से लक्षित करती हैं। आपकी गर्दन, मस्तिष्क और प्रजनन अंगों सहित पूरे शरीर में ग्रंथियाँ हैं। कुछ ग्रंथियाँ छोटी होती हैं, चावल या मटर के दाने के आकार के बारे में। सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है जो लगभग 6 इंच लंबी है। हार्मोन का उत्पादन करने वाली मुख्य ग्रंथियों में शामिल है। पहला पॉइंट, हाइपोथैलेमस। यह ग्रंथि मस्तिष्क में स्थित होती है और अंतःस्रावी तंत्र को नियंत्रित करती है। यह तंत्रिका तंत्र की जानकारी का उपयोग है यह निर्धारित करने के लिए करता है कि हार्मोन का उत्पादन करने के लिए पिट्यूटरी ग्रंथि सहित अन्य ग्रंथियों को कब बताना है। हाइपोथैलेमस शरीर में कई प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है जिसमें मन, भूख और प्यास, नींद के तरीके और यौन क्रिया शामिल है। पिट्यूटरी ग्रंथि, यह छोटी ग्रंथि केवल मटर के आकार की होती है लेकिन इसका कार्य बड़ा होता है। यह हार्मोन बनाता है और जो कई अन्य ग्रंथियों जैसे थायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथियों, अंडाशय और अंडकोश को नियंत्रित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि कई अलग अलग कार्यों के लिए जिम्मेदार है जिसमें आपका शरीर कैसे बढ़ता है और यह आपके मस्तिष्क के आधार पर स्थित है। थायराइड गर्दन के सामने एक तितली के आकार की ग्रंथि है। यह चयापचय के लिए जिम्मेदार है। शरीर ऊर्जा का उपयोग कैसे करता है। पैराथायराइड, ये 4 ग्रंथियां चावल के दाने से बड़ी नहीं होती हैं। ये शरीर में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करते हैं। ये दिल, गुर्दे, हड्डियों को तंत्रिका तंत्र के काम करने के लिए शरीर को सही मात्रा में कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अगला पॉइंट, अधिवृक्क। शरीर के पास 2 अधिवृक्क ग्रंथियां हैं। प्रत्येक गुर्दे के ऊपर एक वे शरीर के चयापचय, रक्तचाप, यौन विकास और तनाव की प्रतिक्रिया को नियंत्रित करते हैं। अगला पॉइंट, पीनियल। ये ग्रंथि मेलाटोनिन, एक हार्मोन जो नींद का एहसास कराती है, जारी करके प्राणी के नींद के चक्र का प्रबंधन करती है। अगला पॉइंट, अग्नाशय। प्राणी का अग्नाशय शरीर का अंतःस्रावी तंत्र का हिस्सा है और यह शरीर के पाचन तंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह इंसुलिन नामक हार्मोन बनाता है जो मनुष्य के रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। अगला पॉइंट, अंडाशय। महिलाओं में अंडाशय एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन नामक सेक्स हार्मोन छोड़ते हैं। महिलाओं के पेट के निचले हिस्से में 2 अंडाशय होते हैं, एक दोनों तरफ। अगला पॉइंट, वृषण। पुरुषों में वृषण अंडकोश शुक्राणु बनाते हैं और हार्मोन टेस्टोस्टेरोन छोड़ते हैं। यह हार्मोन शुक्राणु उत्पादन, मांसपेशियों की ताकत और सेक्स ड्राइव को प्रभावित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि के विभिन्न स्राव। पूर्व काल पिट्यूटरी ग्रंथि एक ग्रंथि द्वारा स्रावित 4 हार्मोन होते हैं जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को नियंत्रित करते हैं। इन हार्मोनों में थायराइड उत्तेजक हार्मोन, एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ACTH कूप उत्तेजक हार्मोन FSH और ल्यूटिन
नाइजिंग हार्मोन एलएच शामिल हैं। इसके अलावा पूर्व काल लोग 2 और हार्मोन स्रावित करता है जिनका विशिष्ट अंगों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। इन हार्मोन में वृद्धि हार्मोन जीएच या सोमैटोफ्रिक हार्मोन एसटीएच और प्रोलैक्टिन शामिल हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा, मैंने आपको समझाया। अगर आपको समझ में आया हो, जहाँ पे अगर कोई मुझसे मिस्टेक हुई तो उसके बारे में मुझे बताएं कमेंट करके। और ये क्वेश्चन आप वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करिएगा, ये पेपर में अवश्य आएगा। ठीक है, इसको नोट करिएगा। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक साफ सुथरे एवं रेखांकन चित्र की सहायता से एक कोशिका का वर्णन कीजिए। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोसोम्स के संदर्भ के विभिन्न अवयवों के कार्यों का भी वर्णन कीजिए। सामान्य कोशिका की संरचना, इसका आप डायग्राम देख सकते हैं। इसको आपको बार बार प्रैक्टिस करके बनाते रहना है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल को छोड़कर शेष सभी सजीव पादप एवं जंतु कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में अनियमित रूप से बिखरे हुए दोहरी झिल्ली आवंत कोशिकाओं को माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अपने डीएनए की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका सेल्स के भीतर आवश्यकता पड़ने पर अपनी संख्या स्वयं बढ़ा सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज सन 1890 में रिसर्च आल्टमैन ने की और इसका नाम बायोब्लास्टिस रखा। इसे माइटोकॉन्ड्रिया के नाम कार्ल वेंडा ने 1998 में दिया। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन में भाग लेता है। ये अंग ऑक्सीजन जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करता है और ऊर्जा को एकत्रित करता है। इसमें ऊर्जा का संग्रह एटीपी के रूप में होता है, इसलिए इसे पावर हाउस कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के निम्न कार्य, ये उसका आप दूसरा डायग्राम देख सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, माइटोकॉन्ड्रिया के निम्न कार्य, पहला पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के सभी खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अंड जनन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा पीतक पट्टिकाओं का निर्माण होता है। तीसरा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया वलय का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा शुक्राणु जनन के समय होता है। चौथा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा उत्पन्न ऊर्जा एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में होती है तथा इसका निर्माण अकार्बनिक फॉस्फेट तथा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडीपी के मिलने से होता है। पांचवा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा के निर्माण के साथ साथ ऑक्सीजन क्रिया होती है एवं जल का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की क्रिस्टी में इलेक्ट्रॉन अभिगमन तंत्र की क्रिया संपन्न होती है। अगला पॉइंट है माइक्रोसोम। कोशिका जीव विज्ञान में माइक्रोसोम पुष्पक्रम की तरह कलाकृतियों जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के टुकड़ों से बनते हैं। जब यूकैरियोटिक कोशिकाएं प्रयोगशाला में टूट जाती हैं, माइक्रोसोम्स वे झिल्ली के टुकड़े होते हैं जो छोटे और बंद पुटिकाओं का निर्माण करते हैं। यह संरचनाएं उक्त टुकड़ों के पुनर्गठन उत्पन्न होती हैं। आमतौर पर ये कोशिकाएं समरूपता के बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती हैं। पुटिकाएं अंदर से बाहर की ओर और फ्यूज्ड होकर झिल्ली के संयोजनों को दाईं ओर से बाहर तक ले जाती हैं। माइक्रोसोम्स वे कलाकृतियां हैं जो सेल होमोजेनीकरण की प्रक्रियाओं के विविध और जटिल कृत्रिम संरचनाओं का निर्माण करते हैं। सिद्धांत रूप में माइक्रोसोम्स को जीवित कोशिकाओं के सामान्य तत्वों के रूप में नहीं पाया जाता है। ये लोग आप माइक्रोसोम्स का डायग्राम देख सकते हैं, ये भी आपको बार बार प्रैक्टिस करके बनाना होगा। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट करना है, कॉपी में बार बार प्रैक्टिस करनी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले सब्जेक्ट पर। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।